देखिए हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिंताजनक एक भारतीय की निगाह से वहां फंसे करीब 18,000 से 20,000 भारतीय हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद में हमारे विद्यार्थी हैं। आप जानते हैं, अलग अलग हिस्सों से मेरे पास माँ बाप की फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिनके बच्चे यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। मेरे पास कम से कम आधा दर्जन माँ बाप के कॉल्स अब तक आ चुके हैं। और कल मुझे अमरेश और उनकी पत्नी ने फ़ोन किया क्योंकि उनका बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप अमरेश और उनकी पत्नी की आवाज़ को सुनें, उनकी आवाज़ में दर्द को महसूस करें कि वो अपने बेटे को लेकर कितना चिंतित हैं। माँ बोल रही है कि बेटा डरा हुआ है। सुनिए माँ बाप क्या कह रहे हैं। अभिसार शर्मा जी, आपसे अनुरोध है कि मेरा बेटा यूक्रेन में ज़पोरिज़िया में फंसा हुआ है। वो काफ़ी परेशान है। वो खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं निकल रहे हैं, और बहुत परेशान है। रो रहा था, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ज़पोरिज़िया में भी बम ब्लास्ट हुआ है, उससे भी काफ़ी सहमे हुए हैं सारे बच्चे। मेरे बेटे का नाम आशीष चंद्रा है, वो 3rd ईयर में पढ़ रहा है अभी। कुछ उपाय कीजिए कि वो भारत आ जाए, आपसे यही विनती है। अभिसार शर्मा जी, आपसे एक निवेदन है कि जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उस पर मेरे बेटे के बारे में न्यूज़ चला दीजिए। मेरा बेटा यूक्रेन में फंसा हुआ है, वो 3rd ईयर में पढ़ रहा है ज़पोरिज़िया मेडिकल कॉलेज ऑफ ज़पोरिज़िया में। और वहाँ पे पानी बंद है, बिजली कट हो गई है, कनेक्टिविटी बहुत पुअर है वहाँ पे अभी वर्तमान में, और एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो किसी भी तरह से भारत लाने का प्रयास किया जाए। भारत सरकार से आप भी एक बार अनुरोध कर दीजिए। उसके बाद मैंने उनके बेटे आशीष से भी संपर्क किया, उनसे मेरी बात हुई और मैंने आशीष से कहा कि आप और आपके साथ जितने बच्चे हैं सब अगर मुझे अपना वीडियो संदेश भेज सकें तो बहुत अच्छा होगा। मगर उसके बाद आशीष का कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। शायद वो बात नहीं करना चाहते या व्यस्त हो गए। मैंने फिर उन्हें ज़्यादा टटोला भी नहीं, मैंने उन्हें ज़्यादा कॉल भी नहीं किया। उसी तरह से श्रेया सुनील कुमार के एक रिश्तेदार ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने दोस्तों मुझे ये वीडियो भेजा है। आप देखिए किन हालात में एक रूम के अंदर एक के ऊपर एक ठस कर विद्यार्थी जो हैं सो रहे हैं। मैं चाहूँगा आप पूरे स्क्रीन पर इसे देखिए। इन हालात में हमारे भारतीय बच्चे जो हैं यूक्रेन में जीने को मजबूर हैं। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक हंगरी से जो सटा बॉर्डर है वहां तक विद्यार्थियों ने करीब 8 किलोमीटर का सफर तय किया। देखिए 8 किलोमीटर का सफर अगर कोई युवा तय करे तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, मगर दिक्कत उन विद्यार्थियों की है जो बिल्कुल यूक्रेन के बीचों बीच फंसे हुए हैं और सीमा तक पहुंचने का उनके पास कोई जरिया नहीं है। मैं आपको बता दूं, विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से यह अपडेटेड जानकारी जो है वो पेश की है। आप चाहें तो मेरे वीडियो को फ्रीज करके इस जानकारी को नोट कर सकते हैं। इसमें फोन नंबर्स है, तमाम जरूरी जानकारी है जो आप हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी ये जानकारी, फोन नंबर्स, तमाम चीजें यहां से हासिल कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया ना, कई विद्यार्थी जो बीचों बीच फंसे हुए हैं, उनका क्या? हेलो, माई सेल्फ मुकुल वत्स, वी आर द स्टूडेंट फ्रॉम द खार्किव हियर। यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार बमबारी होती जा रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। यहाँ हम अपनी सेफ्टी के लिए नीचे अंडरग्राउंड बंकर में आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हमारा मेट्रो जो हमारा एक एज ए बॉम्ब शेल्टर बनाया गया है। हमारा भारत सरकार से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं उन सबको रेस्क्यू कराने की कोशिश करें, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घर जा सकें और अपनी फैमिली से मिल सकें। मैं चाहूंगा आप रूही पंडित की आवाज सुने। रूही बता रही हैं कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है।
न भारत सरकार न कोई और। सुनिए रूही क्या कह रही है। My name is Ruhi Pandit. I am a student of Kharkiv National Medical University from the 4th year. We live in Kharkiv, Ukraine. As you all know, the early morning, 5 o'clock Thursday, there was a bombing. They began shelling, fighting and firing by the Russian aircrafts, and Russia declared war. Since then, we have been living in the basement of our own hostels. We have supplies for basic amenities which are being provided by our agents who are present here, but there is no aid which is being provided by the Indian embassies. We have seen advisories on multiple social media platforms, but they are of no use for us. There is a plan of action which is being set by the state government, by the Indian government, but then the plan of action is not solid for us, as reaching 1,000 kilometers away to Hungary, Poland borders is ultimately difficult for us and maybe impossible and risky as well. और माँ बाप के अंदर जो डर लगातार पनप रहा है, मैं उसे समझ सकता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद एक पिता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी एक बेटी है जो 17 साल की है, मेरा एक बेटा जो है 13 साल का, नहीं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए इंसानियत के नाते मुझे यूक्रेन में बसे जो भारतीय हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ मेरा लिंक सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनमें से हो सकता है कुछ की उम्र मेरे बच्चों की बराबर हो, नहीं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हम सबको इंसानियत की डोर बांधती है। और आज की तारीख में जो इन बच्चों को ताना दे रहा है, खासकर मैं देख रहा हूं कि इस सरकार के यानी मोदी सरकार के जो अंध समर्थक हैं, वो लोग उन बच्चों को ताना दे रहे हैं कि क्या जरूरत थी यूक्रेन जाने की, पहले वापस क्यों नहीं आए। ये फैसला बच्चे नहीं करते हैं। अगर उन बच्चों को वापस लाना है तो ये फरमान, ये एडवाइजरी सरकारें जारी करती हैं। आपको सख्ती से काफी दिनों पहले एक्टिव हो जाना चाहिए था। अब तक आप एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए सिर्फ 242 छात्रों को ला पाए हैं, उससे ज्यादा नहीं। आपको ये एक्शन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। आपको इमरजेंसी फरमान, आपातकालीन फरमान उन छात्रों को जारी करना चाहिए था। अब दोष उन छात्रों को दिया जा रहा है, कितने शर्म की बात है। दोस्तों, मैं आपको एक सायरन की आवाज सुनाता हूं। जब भी इस सायरन बजता होगा यूक्रेन में और लगातार बजता रहता होगा, तो बंकर्स में छुपे इन छात्रों पर क्या बीतती होगी, आप खुद अंदाजा लगाइए। सुनिए इस सायरन की आवाज। अब रूसी सेना राष्ट्रपति जेलेंस्की से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है अगले 1 या 2 दिनों में वे राजधानी में प्रवेश कर जाएं और हो सकता है कि वो प्रेसिडेंशियल पैलेस तक भी पहुंच जाएं। उसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते। इस बीच एक खबर आ रही है दोस्तों जो बहुत चिंतित करने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास, जहां से कई सालों पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, आपको याद होगा दोस्तों कि चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास जो है टकराव हुआ था रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच। ताजा खबर यह थी कुछ दिनों पहले, कल तक यह ताजा खबर थी कि रूसी सेना ने चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। मगर अब एक बहुत चिंतित करने वाली खबर आ रही है, इस पर गौर कीजिए। स्थानीय यूक्रेन अथॉरिटीज का कहना है कि चेरनोबिल से जो रेडिएशन है वो स्पाइक अप कर रहा है, यानी कि हो सकता है जहरीली गैसों का रिसाव हुआ हो। ऐसी आशंका वहां का स्थानीय प्रशासन जतला रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, यह खबर पूरी तरह से गलत हो जैसा कि यह दावा किया जा रहा है यहां पर। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिमी यूरोप इसकी कीमत चुकाएगा, और वो पिछले 100 साल का सबसे बड़ा हादसा साबित होगा दोस्तों। और हम उसे इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बीच भारतीय विद्यार्थियों के लिए चिंतित करने वाली खबरें लगातार आ रही हैं। आपके सामने दैनिक भास्कर की खबर आप देख सकते हैं। 18 भारतीय स्टूडेंट्स इवानो से हंगरी बॉर्डर पर पहुंचे। भारतीय दूतावास की मदद से लगाई गुहार, बॉर्डर पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। खबर क्या कह रही है? कड़ाके की ठंड में हंगरी बॉर्डर पर जद्दोजहद। बिहार की पृष्ठभूमि के हमारे कई छात्र हंगरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, मगर वहां लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की और कड़कड़ाती ठंड। इस बीच हमारे बच्चे फंसे हुए हैं।
मैं उम्मीद करता हूं इन्हें राहत तुरंत पहुंचेगी, त्वरित पहुंचेगी, क्योंकि आप और हम पूरी तरह से उनके मां बाप उनके दर्द के साथ हैं। और दूसरी तरफ ये जहरीला प्रोपेगेंडा चैनल्स चला रहे हैं, इतनी आसानी से ये लोग इस तरह का कचरा पेश करते हैं, आप देख सकते हैं। इनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि किस तरह मां बाप की जो है सांसें एक तरह से रुकी हुई हैं अपने बच्चों के लिए, और इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि पुतिन घर में घुस के मारेगा, अब एटम बॉम्ब का सहारा लिया जाएगा। ये क्या खबरें हैं भाई, एटम बॉम्ब का सहारा? अगर आप जो यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में जो रिसाव की खबरें हैं उस पर अगर आप वाजिब ग्राउंड रिपोर्ट्स करते तो मैं समझ सकता था। आप वो सब नहीं कर रहे हैं, आप बेवजह इस तरह का जहर फैला रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय सरकार के सामने चुनौती है दोस्तों। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने यह प्रस्ताव आया था दोस्तों, और जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, अधिकतर देशों ने रूस के खिलाफ मतदान किया, मगर भारत और चीन इससे अलग रहे, इससे अलहदा रहे, इससे एब्स्टेन उन्होंने कर लिया। और जैसा कि आप जानते हैं, रूस ने उस प्रस्ताव पर न सिर्फ वीटो किया बल्कि उसके खिलाफ मतदान किया। यानी कि भारत ने कहीं ना कहीं यह संदेश दे दिया है कि वो न सिर्फ चीन के साथ खड़ा है बल्कि रूस के इस आक्रमणकारी रुख के साथ भी है। क्या यह सही है, क्या यह गलत है, मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि भारत वही फैसला करे जो राष्ट्रहित में हो, भारत वही फैसला करे जो हमारे बच्चों के हित में हो, और हमारे हित से बेहतर कोई हित नहीं है। अगर सरकार को ऐसा लगता है तो बिल्कुल कीजिए, मगर सरकार की प्राथमिकता हमारे बच्चों को बचाने की है, और मैं उम्मीद करता हूं वो कदम वो जल्द उठाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।